चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन आपके पास एक ट्राइंगल दे दिया। याद रखना सेंटर ऑफ मास और सेंट्रॉइड में डिफरेंस होता है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भी डिफरेंस होता है। सेंट्रॉइड वो पॉइंट जहां पे एरिया कॉन्सेंट्रेट माना जाता है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट जहां पर मास कॉन्सेंट्रेट माना जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट जहां पर ग्रेविटी इक्विवेलेंस अप्लाई होता है। इसे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कहाँ सीखेंगे, हम लोग रोटेशनल मोशन में सीखेंगे, जहां पर एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब ग्रेविटी को कहां पर माना जा सकता है एक्ट करते हुए। सेंटर ऑफ मास अलग है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग है, सेंटर ऑफ एरिया दैट इज सेंट्रॉइड अलग है। ठीक है, कभी इनमें कंफ्यूज मत होना। हाँ, अगर बॉडी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म बॉडी आप लोग को समझा चुका हूं, तो उसका सेंटर ऑफ मास और सेंट्रॉइड एक ही हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी एक हो सकता है। ठीक है, अगर बॉडी के अंदर यूनिफॉर्मनेस है। जैसे अगर आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लो, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी रहती है, तो उसका जहां सेंट्रॉइड होगा वहीं पे सेंटर ऑफ मास होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब ये डिपेंड करता है, अब जैसे देखो यूनिफॉर्मिटी कौन से बेसिस पे डिस्कस होती है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मास के बेसिस पे हो रही है या एरिया। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया, तो किसके हिसाब से देखा जा रहा है, लेंथ हो गया सर, ब्रेड्थ हो गया, मतलब ज्योमेट्री के हिसाब से देखा जा रहा है। ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, सिमेट्रिकल है सर, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, मैं भी मानूंगा हाँ सिमेट्रिकल है। अब मास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मान लो यहां पर मैंने 1 kg रख दिया, यहाँ 5 kg रख दिया, यहाँ पर 10 kg रख दिया, तो क्या ये सिमेट्रिकल है? तो आप बोलोगे सर कौन से हिसाब से, ये तो बताओ, मास के हिसाब से पूछ रहे हो या फिर ज्योमेट्री के हिसाब से? मैं बोलूंगा ज्योमेट्री के हिसाब से, तो बोलोगे हाँ सर ज्योमेट्री के हिसाब से ये सिमेट्रिकल है। मैं बोलूंगा मास के हिसाब से, नहीं सर मास के हिसाब से ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो इसके केस में सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ मास अलग अलग होंगे। ठीक, लेकिन अगर मान लो इसको भी 5 kg कर देता, इसको भी 5 kg कर देता और इसको भी 5 kg कर देता, बोलता इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो क्या ये सिमेट्रिकल है मास के पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ है, सिमेट्रिकल है। कहां से, मास के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके हिसाब से ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ सर उसके भी हिसाब से ये क्या है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, चलो अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सिमेट्री वाला बताता हूँ पहले, नॉन सिमेट्री वाला बता देता हूँ। इतने बुद्धिमान तो होगे कि सिमेट्री वाला उसी हिसाब से अपने आप कर लोगे। मैं नॉन सिमेट्री का बता देता हूँ। इसको 5 रख दिया, 5 ही रख देता हूँ, नहीं तो बुरा मान जाएगा। इसे 50 रख, नहीं 50 कुछ ज़्यादा ही बुरा मान जाएगा। ये 15 kg रख देता हूँ और इसे 10 kg रख देता हूँ। हाँ, अब ये दे दिया, मान लो कि ये साइड है, साइड कितना रख देता हूँ, 2 मीटर्स। ठीक है, तीनों साइड बराबर, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और पूछता हूँ बताओ इसका सेंटर ऑफ मास क्या है। तो सेंटर ऑफ, देखो फिजिक्स के केस में क्या होता है ना, रेफरेंस की हरदम जरूरत होती है। रेफरेंस का मतलब क्या होता है सर, किसके हिसाब से आप देख रहे हो, क्योंकि दुनिया में सब कुछ क्या होता है, रिलेटिव होता है। ठीक है, ये तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बता रही होती है कि दुनिया में ना तो कुछ एब्सोल्यूट रेस्ट है, ना कुछ एब्सोल्यूट मोशन, मतलब एब्सोल्यूट नाम की चीज दुनिया में है ही नहीं, वो सिर्फ भगवान है, खत्म। ठीक है, वही एब्सोल्यूट है, उनको छोड़ करके बाकी सब दुनिया में क्या है, रिलेटिव है। जैसे आपसे मैं पूछ सकता हूँ कि एक बात ये बताओ, एक चींटी बहुत छोटी है क्या, एक मूंगी, क्या वो बहुत छोटी है? तो आप बोलोगे हाँ सर, कहूँगा नहीं, आपके रेफरेंस से वो छोटी है, लेकिन एक बैक्टीरिया के रेफरेंस से वो एक बहुत बड़ी है। तो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, रेफरेंस पे। कोई बाहर मुझको मोशन करता हुआ दिख रहा है, क्यों, क्योंकि मैं अर्थ के रिस्पेक्ट से रेस्ट में हूं, इसलिए वो मुझको मोशन करता हुआ दिख रहा है। तो दुनिया में सब कुछ क्या होता है, रिलेटिव होता है। तो एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत हरदम पड़ती है सर, जहां से हम लोग अपना सारा मेजरमेंट करेंगे। वही रेफरेंस पॉइंट ज्योमेट्री में क्या कहलाता है, ओरिजिन। ठीक है, अब कोई बच्चा आया, उसने बोला सर ज्यादातर तो ओरिजिन हम लोग यहीं से ले रहे होते हैं, बात सही भी है, गलत उस बच्चे की बात है ही नहीं। मैंने कहा मैं उल्टी बुद्धि का ठहरा, मैं ओरिजिन इसको ले लेता हूँ, तो 0 0 0। ठीक है,
हालांकि डिपेंड करता है कि आप इसको भी मान सकते हो। अब इसके पहले इसको मैंने जो ऊपर वाला पॉइंट था उसको ओरिजिन माना हुआ था, तो इस बार इसको मैंने मान लिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबके कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। ठीक, 0 0 0 ये है 15 kg, इस बेचारे को यहीं रहने दो। अरे उल्टी बुद्धि करके भी अच्छी हो जाती है। 15 kg यहाँ सबसे हैवी था, इसी के लिए इसलिए मैं बोलता हूँ उल्टी बुद्धि ना बहुत अच्छी होती है। ठीक है, 15 kg ये रहा। अब ये हो गया 10 kg, ये हो गया 5 kg। टुई 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 टुई। ठीक, इसके लिए इधर भाग क्या है, एक्स एक्सिस मानोगे, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, अब ऐसा मत कर देना कि सर इसको वाई मान लेता हूँ इसको एक्स मान लेता हूँ, वो कुछ ज्यादा ही उल्टी बुद्धि हो जाएगी। ठीक है, उल्टी बुद्धि होना अच्छी बात है, ज्यादा उल्टी बुद्धि होना अच्छी बात नहीं है। श्री कृष्ण ने वैसे भी बोला है ना गीता में, अति सर्वत्र वर्जते। किसी भी चीज एक्सेस इज ऑलवेज डिनाइड। एक्सेस ऑलवेज डिनाइड का मतलब क्या होता है, किसी चीज की कभी अति नहीं कर देनी चाहिए। ठीक है, तो उल्टी बुद्धि अच्छा है, ज्यादा उल्टी बुद्धि अच्छा नहीं है। अब पता चला इसको y मान लिया सर, इसको z मान लिया, इसको x, फिर हो ही नहीं पाएगा जल्दी सॉल्व। और ये है 5, इधर भाग करके आए तो कितना भाग करके आए सर, x की तरफ भाग के आए, कितना भाग के आया, -2। माइनस क्या बता रहा सर, किधर की तरफ भागा है मैंने, माइनस का ये बिल्कुल जो भी फिजिक्स में या मैथ्स में लोग माइनस रखते हैं ना, निगेटिव रखते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो बेचारा निगेटिव है अपनी उसके हिसाब से, कई लोग उसको यही समझ लेते हैं। निगेटिव बता रहा था ना सर, किस तरफ, रेफरेंस पॉइंट से किधर, इधर या उधर। तो हम लोग ज्यादातर प्लस माइनस के टर्म में बात करते हैं, हम लोग इधर उधर या इकड़े तिकड़े इस टर्म में हम लोग कभी बात नहीं कर रहे होते हैं। साइंस में हम लोग, साइंस का मतलब कहते हैं हम साइंटिफिक होकर के बताएंगे सर प्लस में जा रहे हैं या माइनस में। हम लोग ज्यादातर ये प्लस माइनस ही हम लोग का इकड़े तिकड़े या इधर उधर होता है। ठीक है, अब तो हम लोग इधर भाग करके आए, हम लोग के साइंस के हिसाब से प्लस माइनस ही हम लोग के लिए रेफरेंस का काम करता है। जब इधर भाग करके आए तो ये कितना हो गया, -2। ठीक है, अब y में कुछ भागे नहीं, z में भी नहीं भाग के गए, 0। अब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये, तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि मुझको पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं कहूँगा क्यों मुश्किल है, 10 kg से मैंने पूछा कि यार तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स पता करने क्यों मुश्किल है, तो वो मुझको क्या बोल देता है कि मैं उसी मदद से सॉल्व हो पाऊंगा जिसको सब लोग 11th के स्टार्टिंग में मदहोशी में रहते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो कौन सा टॉपिक 11th के स्टार्टिंग में आप लोग सबसे ज्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं, सबसे ज्यादा परेशान होते हो, ट्रिग्नोमेट्री, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हरदम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट पता करने में कौन मदद करने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री। अब वो कैसे करेगा उसको देखते हैं। 2, ये एंगल 60 डिग्री इसके साथ एंगल बनाता है, जिसके साथ एंगल बनाता है उधर कॉस कंपोनेंट याद करवा रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 cos 60 डिग्री, और ये वाला कितना हो जाएगा, 2 sin 60 डिग्री। इधर भाग के आए या उधर भाग के गए, इधर भाग करके आए तो माइनस, ऊपर भाग के गए प्लस, दिमाग आ गया है। तो यहां से 2 cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा, cos 60। cos 60 की वैल्यू उम्मीद करता हूं सबको याद हो चुकी होगी, 1/2 होती है। तो ये कितना हो गया 1, मतलब इधर भाग के कितना आ गए x की तरफ, इधर भागे हो तो इधर हम लोगों ने अगर इसको रेफरेंस माना तो ये निगेटिव हो गया माइनस, और ये इधर गए 2 sin 60 की वैल्यू √3/2 डायरेक्टली लिख देता हूं, 2 × √3/2, 2 2 कट, √3 ऊपर भाग के गए हो, √3 z में कुछ भागे ही नहीं, 0 हो गया। अब सबका पोजीशन वेक्टर ये लिख लोगे माइनस, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड लोग हैं तो हम लोग सब कुछ वेक्टर के टर्म में सीख रहे होते हैं, है ना, ऐसे थोड़े नोट करके चले आए, स्टैंडर्ड लोग हैं हम लोग वेक्टर एकदम स्टैंडर्ड तरीका अपनाते हैं। 0 i कैप, 0 j कैप, 0 k कैप अपना एक लेवल है। ये -i कैप प्लस √3 j कैप प्लस 0 k कैप। अब क्या होगा, m1 × r1 प्लस m2, इसको करने की जरूरत ही नहीं, उल्टी बुद्धि ने सॉल्व कर दिया। दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस प्लस दिस आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा,
पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, दिस इंटू दिस करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, -10 आई कैप, हाँ 5 है इंटू ये, ठीक। ये करने की जरूरत ही नहीं, वो आप कर लेना अपने से, ठीक है, आपके ऊपर छोड़ता हूं जिम्मेदारी। 10 और ये तो -10 आई कैप और ये +10√3 जे कैप, के कैप नहीं कर रहा हूं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑल 5 + 15 20 प्लस ये 30, बहुत सही। तो आर सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, माइनस ये 20 हो गया तो -2/3 आई कैप +10/√3 जे कैप। अब जिसको ये समझ में नहीं आया है कि वो कि सर ये काम मैंने कैसे कर दिया, उस बच्चे को 9वीं 10वीं की मैथ सीखने की जरूरत है। ये अपने से खुद दिमाग लगा लेना कि सर ये यहाँ से यहाँ तक कैसे है, मैं नहीं बताने वाला वो, ठीक है। यहाँ से आगे का काम 9वीं 10वीं के मैथ्स का है, ठीक है। नहीं आया होगा तो अपने किसी दोस्त यार से पूछ लेना, जो आपका कोई अच्छा दोस्त हो। ऐसे तो बात करने को बहुत से दोस्त होते हैं, लेकिन जो सही में काम आए वही अच्छा दोस्त होता है, बाकी सब केवल फालतू के होते हैं, टाइम पास वाले। हाँ तो ये अपना जो भी दोस्त आपका होगा जिसको मैथ्स वगैरह ये सब आता होगा, उससे ये सीख लेना कि सर ये काम बीच में आप जो 2-3 स्टेप उड़ा देते हो 9वीं 10वीं का, वो कैसे कर रहे होते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको, तो अच्छे से बना देता हूँ। और सेंटर ऑफ मास, इसका क्या मतलब हुआ कि ये पूरा का पूरा मास, अगर ये मैंने अपना रेफरेंस पॉइंट लिया है तो ये पूरा मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होगा, -2/3 इधर गए और ये यहाँ गए, ये पूरा मास यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होगा। कहाँ होगा, -2/3 आई कैप +10/√3 जे कैप। और कितना मास है, मास कहाँ गया भाई, पूरा मास कितना, 30 था, हाँ 30 kg, ये यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होगा। चलो ठीक है, ये थोड़ा और सिंपल क्वेश्चन रहा। तो सिंपल क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे ही पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री वगैरह अप्लाई करके इसको थोड़ा टफ बना दिया जाता है। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है तो ये नीट लेवल का क्वेश्चन है, मेंस वालों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि मेंस में 5 क्वेश्चन आसान होते हैं, बट मेंस वालों अगर जिसने मेंस की सीरियसली प्रिपरेशन किया है उससे ये पूछा गया तो ये उसके लिए एक तरीके से बेइज्जती होती है। मतलब मार्क्स तो ले, अब ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोच लेना कि सर बेइज्जती है तो हम ये क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, फालतू का 4 मार्क्स गंवा के आ जाओगे, ठीक है। ये सब 5 क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब मतलब मेंस के लिए क्या है, आसान क्वेश्चन है, बट नीट के लिए क्वेश्चन टफ है। नीट वालों को मेंस की जरूर पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है।